हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ विज्ञान का। तो फाइनली इस वीडियो में फुल रिव्यू कराने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आप नए व्यूअर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इससे रिगार्डिंग वीडियो जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर ले। और मैं इसी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली देखिए, जो एग्ज़ाम जो हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो हमारा साइंस का है, ठीक है यहाँ। और क्लास की बात, क्लास हमारा 10th है। अगर यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हमारा 70 नंबर का है, ठीक है। और आप लोग ये मान के चले कि आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th का इस बार यूपी बोर्ड का ज़रूर होगा, ठीक है। अब चलिए क्या बात करते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए पेपर किस पैटर्न पे पूछा जाएगा। पेपर जो है आपको यहाँ पे जानते हैं कि जो साइंस है, साइंस के अंदर ही आपको तीनों पोर्शन आता है। केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है इसी में, और साथ में फिजिक्स आता है, ठीक है। तो तीनों इसमें तीनों जो होता है सब्जेक्ट को मर्ज करके इसी में इसको विज्ञान कहा गया, मतलब इसी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर ही इसको रखा गया है, ठीक है। और आपको क्लास 11th के बाद आपको अलग अलग, जैसे कि साइंस के अंदर ही आपको अगर जो भौतिक विज्ञान है उसका अलग चैप्टर एक सब बुक होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है और जीव विज्ञान का अलग होता है, ठीक है। तो इस समय आप लोग क्लास 10th में आप लोग को ये सब एक साथ पढ़ना होगा। अब देखिए पेपर कैसे आता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा। तो आपको बता दें कि जो समतल होता है वो दर्पण भी होता है, लेंस भी होता है। अवतल जो होता है दर्पण भी होता है और लेंस भी होता है। उत्तल जो होता है दर्पण भी होता है और लेंस भी होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सब लेंस भी है। तो यहाँ पे आपको क्या बात की, दर्पण की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है और साथ में आभासी होता है। देखिए अगर बात करते हैं वस्तु से क्या है, छोटा, वस्तु से अगर छोटा हो, अगर आभासी हो तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो होता है उत्तल हमारा होता है, क्या होता है, उत्तल होता है, ठीक है। समतल तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना, क्योंकि अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा दाढ़ी उड़ी जब बनाते हैं तो उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसमें दर्पण समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े होकर अगर अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, वो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। कैसे होता है, V बराबर जो होता है B बराबर IR होता है, ठीक है। IR यहाँ पे यहीं से अगर R की वैल्यू निकालेंगे, R बराबर क्या होता है, R बराबर B/I हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस R को ही हम ओम बोलते हैं, ठीक है, इस R को ही ओम बोलते हैं। आपको क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब कह रहा है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, देखिए बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आई के होता है। अब ये प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है ये हटाकर आप आर लगाते हैं, और आर ही को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, यानी फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, ओके। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु है वो कितना होता है। देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो होता है नेत्र का, अगर अगर दूर बिंदु की बात की जाएगी तो दूर बिंदु जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। अगर पास की बात की जाएगी तो पास जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर दूर की बात की जाएगी तो दूर क्या होगा, आपका अनंत होगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। अच्छा देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, जैसे कि ये समंजन क्षमता क्या है। देखिए कोई भी वस्तु को देखने और उसकी पहचान करने की जो आप लोग क्वालिटी, मतलब उसको पहचान करते हैं, आपको जो देख कर कोई भी वस्तु को पहचान कर लेते हैं, आपकी जो समझने की क्षमता होती है देखने के बाद, उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। आपको इसी तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, ओम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। ओम के जो नियम है उसकी परिसीमाएं क्या है। देखिए ओम के जो नियम है वो किस ऑब्जेक्ट पे कार्य करती है। देखिए ओम का नियम जो है किसी चालक तार के लिए काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आदर्श हो, जैसे भौतिक अवस्था दाब आयतन आदि पे ये निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अगर कोई भी भौतिक अवस्था जैसे ताप है, कोई भी चालक तार उसके ताप को बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, उसके ताप को डिक्रीज कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है। इसीलिए जैसे कहते हैं भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि पे ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए न्यूनतम दूरी की बात करिए, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है, किसके? स्पष्ट मनुष्य के लिए। अब मनुष्य की जो जो क्षमता होती है आंखों को, उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? उसको हम डायप्टर में व्यक्त करते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डायप्टर में प्रदर्शित करते हैं, डायप्टर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए कैसा पूछा जाता है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य जो है सामर्थ्य यानी कि समझे उसकी शक्ति जो है 1000 वाट है। इनमें 40 मिनट तक के 40 मिनट तक उपयोग लाया जाता है, 40 मिनट तक इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लाने में कितनी ऊष्मा होगी, यानी कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको। एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग फॉर्मूला पर रखें, फॉर्मूला हीट के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ये कुछ न्यूमेरिकल करके मैं बताता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल अब चलिए क्या कह रहे हैं, देखिए पावर की बात करें तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास देखिए पावर है ना, पावर को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, पावर को पी से लिखते हैं। पावर कितने है? 1000 वाट है। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम दिया है टी, यानी स्मॉल टी मान लेते हैं, 40 मिनट दिया है। ठीक है, 40 मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है। आपको ऊष्मा यानी कि एच की वैल्यू फाइंड करना है, एच की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रहा है, एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आई स्क्वायर के। एक ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है किसके? आर के होता है। एक ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एच जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के होता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होगा? एच जो होगा, इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो एच जो होगा इक्वल टू होगा किसके? जब ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो जो प्रोपोर्शनल का साइन स्क्वायर हटाएंगे तो फॉर्मूला आएगा क्या होता? आई स्क्वायर आर टी आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, आर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या होगा? एच इक्वल टू आई टी हो जाएगा, आई आर टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे एच इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? आई आर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब कैसे आया मैं ड्राइव करके भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? इस क्वेश्चन में फॉर्मूला जो हमारा यूज़ होगा ये क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या होगा? फॉर्मूला क्या है सेकंड? देखते हैं फॉर्मूला क्या है। एच बराबर जो होता है आई आर टी होगा। होगा कि नहीं? हम ये भी जानते हैं, एक फॉर्मूला भी पढ़ रखे हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? पी इक्वल टू क्या होता है? बी आई होता है। होता है कि नहीं? अब देखिए वी आई के जगह पी इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है पी इक्वल टू वी आई होता है। होता है कि नहीं? तो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए पूरा एक तरह से ये क्या है, एक तरह से एक तो बांट दिया है। एच बराबर क्या हो जाएगा? इसके जगह हम पी इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एच बराबर क्या हो गया? पी की वैल्यू हमारा 1000 दिया है, 1000 दिया है इंटू 400 दिया है, सॉरी 4 मिनट 40 मिनट दिया है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब 4000 ये क्या होगा? जूल होगा, जूल होगा। ठीक है, अगर पॉइंट में लेना चाहते हैं पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? 4000 जूल होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए अथवा करके क्वेश्चन लगा, अथवा करके ये क्वेश्चन, इसके बाद अथवा करके देखिए ये क्वेश्चन लगा, उसके बाद ये भी देखते हैं। अब देखिए 600 वाट का 600 वोल्ट का कोई 600 वोल्ट का वो होगा, क्या कहते हैं, कोई बल्ब होगा, उसको 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट के कितने बल्बों की समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है? कितने बल्बों को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि वोल्ट है यानी कि वी की वैल्यू दिया है कि नहीं? 600 वोल्ट। ठीक है, एम्पियर यानी कि आई की वैल्यू आपको दिया 500 एम्पियर, 5 एम्पियर। समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है, कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़ा सकता है? बल्बों की संख्या आपको बताना है। क्या है? बल्बों की संख्या आपको बताना है, कितने बल्ब समांतर क्रम में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्या है कि आपको कितने वाट का बल्ब हमें जोड़ना है। तो एक बल्ब की जो देखिए शक्ति जो दिया है, एक बल्ब की शक्ति जो है पी की वैल्यू एक तरह से हम मान लेते हैं 60 वाट दिया है। ठीक है, ये एक बल्ब की शक्ति है। ठीक है, क्या है? ये शक्ति है, शक्ति है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? समांतर क्रम। अच्छा ये बताइए समांतर क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, तो हम एक बल्ब की तो शक्ति निकाले कितनी होती है? अगर एक बल्ब की शक्ति हम निकाल सकते हैं
कितने परिपथ लेता है एक बल्ब की, तो हम पता कर लेंगे कि पूरी घर में कितना मतलब सप्लाई हो रहा है करंट, उसको हम ये 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें बल्बों की संख्या पता चल जाएगा। तो चलते निकालते हैं, हम फॉर्मूला पर जानते हैं। अभी पिछले वीडियो में, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जस्ट बताया है क्या है फॉर्मूला। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है कि नहीं। अब देखिए V की वैल्यू आपके पास है, I की वैल्यू आपके पास है, निकाल सकते हैं P V, तो ठीक है निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। तो बल्बों की संख्या क्या है, P हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 600 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू कितना हो गया, 6 पंचे 30, यानी 3000 हो जाएगा, हुआ, ठीक है। अब देखिए ये एक बल्ब की शक्ति है, देखिए ये पूरे घर में लगा है, श्रेणी क्रम घर में लगा जाता है, जितने भी चीज़ें समांतर क्रम में लगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए एक बल्ब का आया, अब हम इस बल्ब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 600 से, ये कट गया, 6 से कटा, ठीक है। और देखिए 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी कि 50 बल्ब को हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। कितने, 50 बल्बों को हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट देखिए आपको कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों का प्रतिरोध क्या चिन्ह बनाइए। अब चिन्ह बनाना है, किसी भी चिन्ह बनाना है, तो आप लोग किसी भी चिन्ह बनाना, जैसे कि आप प्रतिरोध का चिन्ह बना सकते हैं, प्रतिरोध का चिन्ह बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम R बोलते हैं, प्रतिरोध बोल सकते हैं, ठीक है। आप एमीटर का चिन्ह बना सकते हैं, एमीटर का, ठीक है। कैसे बनाते हैं, ऐसे करके एमीटर बना सकते हैं, ठीक है। आप वोल्टामीटर का चिन्ह बना सकते हैं किसी भी तरीके से, ऐसे करके वोल्टामीटर का चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है। आप रियो स्टेट मतलब धारा नियंत्रण जानते हैं, उसका चिन्ह बना सकते हैं। कैसे धारा नियंत्रण, तो हम ऐसे ऐसे करके धारा नियंत्रण बना दें, ठीक है। यहाँ पे एक हम यहाँ पे कुंजी लगा देंगे, ठीक है। कुंजी लगा करके सर्किट को हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बैटरी के सहारा हम जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक रियो स्टेट लगा दिए, ठीक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 4 बनाने को बोलते हमने 4 आपको बना दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 1 वाट को परिभाषित कीजिए तथा किलोवाट तथा जूल में संबंध बताइए। अब ये क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन पेपर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है जल्दी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मानव नेत्र की संरचना सहित सचित्र वर्णन करना। जो मानव नेत्र होता है उसकी जो सचित्र वर्णन करना, जो आपको 7 मार्क्स दे के जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर तैयार कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर देखते हैं। तो जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है 9 होता है, तो विलयन क्या होगा। अब देखिए जलीय विलयन, कोई भी जलीय विलयन, उसका पीएच वैल्यू जो तुम्हें आपको दिया है वो 9 दिया है, तो विलयन कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी विलयन का अगर आपने नहीं देखा है कि पीएच मान कितना होता है, कैसे होता है, तो देखिए जो 7 होता है वो हमारा उदासीन होता है, ठीक है। और 7 के जितने ये कम होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। अब देखिए 0 और 7 के बीच जो जितने पदार्थ होते हैं, जितने पदार्थ हो, ये हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से 14 के बीच जितने भी हमारे पास पदार्थ होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा क्षारीय होती है, ठीक है। एक्यूरेट अगर 7 की बात करें तो 7 पे क्या होता है, 7 एक्यूरेट 7 पे उदासीन होता है, ठीक है, यानी न्यूट्रल होता है। अब क्या कह रहा है, जलीय विलयन, कोई भी विलयन है उसका पीएच मान जो है 9 है, तो विलयन कैसा होगा, तो क्षारीय होगा, ठीक है। समझे, ये क्लियर है। निम्न में से कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। किसके बीच, कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, एथेन दिया है, एथीन दिया है, एथाइन दिया है, इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए हम एथीन एथाइन, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते क्या, एथेन बोलते, ठीक है, एन बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं इन बोलते हैं, ठीक है, इन बोलते हैं। अगर कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के मध्य बोला द्विआबंध, तो हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो एथीन क्या होगा, ऑप्शन इज राइट, इज सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ही गा देखिए क्या है। निम्न में से एल्काइन है, तो निम्न में से कौन सा एल्काइन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUPAC नेम लिखना है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, तो 2 मार्क्स आपको दे की जाएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का ही कारण देखते हैं। खनिज व आयस्क में अंतर आपको लिखना है। कोई भी आप 4 मतलब डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए क्या पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, क्या होता है ये, इसका अणु सूत्र बताइए। अणु सूत्र मैं बता दे रहा हूँ और क्या होता है आप लोग ये समझ के लिख ले, ठीक है। तो अणु सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2H2O होता है, इसका अणु सूत्र होता है, ठीक है। पीओपी को, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, इनकी दो उपयोगिता लिखिए। कोई भी धातु उसकी सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर ले, ठीक है। उसके नीचे का तत्व, उसके ऊपर वाला तत्व को, जो उसके ऊपर वाला जो तत्व होता है उसके नीचे अगर सक्रियता श्रेणी के नीचे वाला अगर तत्व कहीं भी कंपाउंड में मिल जाता है तो उसको ऊपर वाला तत्व जो है वो विस्थापित कर सकता है, इसीलिए सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बता दिया। इसका आप लोग यूजर इसकी उपयोगिता भी देख ले, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला में विधि, ठीक है। आप लोग ये चेक कर ले। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब देखिए खंड की बात करते हैं, खंड यानी कि जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। क्या है, तो खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है रूट के यानी कि जड़ों के द्वारा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रयुक्त ईंधन होता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो प्रयुक्त ईंधन के रूप में किया जाता है उसका हम करते हैं यूरेनियम का करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या यकृत संश्लेषित करता है, जो यकृत होता है वो क्या संश्लेषण करता है, तो वो करता है यूरिया को, क्या करता है यूरिया को करता है। नेक्स्ट देखते हैं, परखनली में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है। परखनली जो होती है उसमें नर युग्मों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन क्या है, एक संकर संकरण दो संकर संकरण में परिभाषा लिखिए। जो एक संकर संकरण क्या होता है ये सब मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। सॉरी मेंडलीफ ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है। तो उनका हमने ये ऑलरेडी वीडियो बना चुका, अगर उसको नहीं देखते प्लीज़ चेकआउट जरूर कर ले, ठीक है। हृदय वर्णी क्या तरल कहाँ पाया जाता है, इसका महत्व दे। हृदय वर्णी जो तरल होता है वो कहाँ पाया जाता है, और इसके जो ढकने का जो होता है उसको हम पेरिकोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन चेक कर ले, ये भी कर ले, ठीक है। आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी चेक कर ले और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। जैसे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।